हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की इस क्लास में हम टेंस के बारे में बात करेंगे और यहाँ से मैं टेंस को स्टार्ट करता हूँ। टेंस के पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक आपको बताने की कोशिश की है, उसमें समझाने की कोशिश की है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तब अगर आपको इन छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी है तो आप टेंस को बड़े ही आसानी से और अच्छे से आगे की ओर समझ सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें पहले। तो आइए अब शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं टेंस क्या होता है। देखिए, tense, it is the grammatical term in which we study the various form of verb. Tense एक grammatical term है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, various form of verbs। हम verb की काफी सारी फॉर्म के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। verb क्या होती है? verb कोई भी काम, in order to tell the time of action। क्यों करते हैं हम verb की फॉर्म की स्टडी? क्योंकि हमें उस एक्शन एंड वर्ब दोनों एक ही चीज होती है। तो इन ऑर्डर टू टेल द टाइम ऑफ एक्शन, किसी भी काम के समय को बताने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म की स्टडी करते हैं। मतलब कि टेंस में हम वर्ब की फॉर्म की स्टडी करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि हम काम के समय को बता सके। मतलब टेंस कुछ भी नहीं है, काम के समय को बताने के लिए यूज किया गया है, एक स्ट्रक्चर है। आगे बढ़े हम। अब ये जो आपने सुना टाइम ऑफ एक्शन, तो टाइम के बारे में देख लेते हैं। टाइम क्या है? टाइम इज एन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। वी नो डे, मंथ, ईयर, डिकेड, etc। टाइम एक कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मतलब कि एक जो आपके नेचुरली होने वाला फेनोमेना है टाइम। हम जानते हैं जैसे कि हम टाइम को मेजर कर लेते हैं डे, मंथ, ईयर या मिनट, आवर, etc। इसी को टाइम बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में। टेंस कितने टाइप के होते हैं? मेनली जो है टेंस 3 टाइप के होते हैं, हम जानते हैं। देखिए, टेंस जब भी दिमाग में आपके आए, आपको सुनने को मिलो टेंस दैट इज कॉल्ड टाइम। और टाइम 3 ही हो सकते हैं किसी एक्टिविटी के। या तो प्रेजेंट मतलब कि अभी जो चल रहा है, पास्ट जो काम हो चुके हैं, और फ्यूचर मतलब जो काम अभी तक हुए नहीं है, आगे जाकर होंगे। ये 3 ही एक्टिविटी के टाइम हो सकते हैं। इसलिए टेंस को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आगे अगर आप देखें तो अगर आप ये ना सोचे कि टेंस फिर इनके 4 टाइप्स और फिर 12 ऐसे करके लोग 36 बताते हैं, नहीं जी। टाइम टेंस दैट इज कॉल्ड टाइम, और टाइम 3 ही हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो फिर ये क्या है? ये प्रेजेंट में ही होने वाली सब कैटेगरीज हैं। एक टेंस के अंदर इतने और भी टाइम बन सकते हैं। एक्टिविटी टाइम तो वही है, एक्टिविटी के नेचर को लेकर जो फेनोमेना बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे प्रेजेंट के सामने बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार तीनों के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस बनते हैं। हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिर हम एक एक टेंस को उठाएंगे। देखिए, इंडेफिनिट टेंस वो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सारी चीजें इनडिफाइंड है। मतलब कि इंडेफिनिट टेंस में टाइम, जो एक्टिविटी का टाइम है उसके बारे में बात नहीं की जाती, सिर्फ जनरलाइज बातें चलती है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, इसमें कोई भी टाइम नहीं है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। तो सारे इंडेफिनिट टेंस में एक जनरलाइज बात होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। बस इतना समझे कि ये जनरल बात को करता है। कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, ये उस टाइम को दिखाते हैं। मतलब कि बोलने वाला तब ही बोलता है जब उस काम को कर रहा हो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। ये कब हमें आएगा? जब मैंने कहा आपको, अगर मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यार काम अभी बंदा कर रहा है इसलिए कंटिन्यूअस हुआ, और अभी का है इसलिए प्रेजेंट हुआ। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था, आपसे बोलूंगा टेंस पहचानी है, तो आप क्या बोलेंगे कि पढ़ा रहा था, मतलब पहले ये काम कर रहा था, इसका मतलब पास्ट हुआ, और पास्ट में कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बड़ा आसान हो गया। परफेक्ट की अगर बात करूं तो परफेक्ट जो है वो हमेशा काम के कंप्लीटेशन को दिखाते हैं। जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तब उसको परफेक्ट टेंस से बोला जाता है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा चुका हूँ, ये काम अभी अभी मैंने कंप्लीट किया है, इसलिए प्रेजेंट के परफेक्ट में जाएगा। मैंने बोला मैं पढ़ा चुका था, आपने कहा ये तो काम कंप्लीटेशन की बात चल रही है। कब? तो आपने कहा पहले ही कभी
पढ़ा चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था, तो कौन से टेंस में? तो आपने कहा पास्ट का परफेक्ट। अगर मैं बोलूंगा मैं पढ़ा चुका होऊंगा तो आप समझेंगे कि ये तो फ्यूचर के बारे में बोला है और फ्यूचर में काम को कंप्लीट करने के लिए बोला है, तो फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम एक्टिविटीज के टाइम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत आसान चीज है। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही डिफरेंस है। जिस प्रकार अब मैं शब्दों को देखूं तो परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये काम के कंप्लीटेशन को दिखाता है और कंटिन्यूअस आपका लगातार निरंतरता को दिखाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ये दो टेंस का काम करते हैं। कौन से का? एक तो परफेक्ट का और दूसरे कंटिन्यूअस का, क्योंकि इसका नाम ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसमें कैसी एक्टिविटी आती है सर? जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, बोलते समय मैं ये काम कर रहा हूं तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। लेकिन मैंने बोला मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैंने उस काम का 1 घंटा कंप्लीट कर दिया है और अभी भी वो काम कर रहा हूं, इसका मतलब काम अभी भी चल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आप टाइम लेकर बताते हैं कि मैं ये काम इतने टाइम से कर रहा हूं, मतलब मैंने टाइम का उस काम का 1 घंटा कंप्लीट कर दिया और आगे भी करता चल रहा हूं, इसलिए वो गया परफेक्ट के कंटिन्यूअस में। तो क्या डिफरेंस हुआ? मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, सिंपल कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। कितना काम? जितना टाइम मैंने बोल दिया उतना। यही व्यवस्था सारे टेंसेस में है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इंडेफिनिट किसी विशेष टाइम को नहीं दिखाते हैं, कंटिन्यूअस काम की निरंतरता को दिखाते हैं, परफेक्ट उसको दिखाते हैं कि काम कंप्लीट हो गया है, हो चुका था या हो चुका होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको दिखाते हैं कि मैं इतने समय से ये काम कर रहा हूं। उसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, एक वो पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा वो जो अभी भी चल रहा है। इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके टाइप्स ऑफ टेंस। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव लेवल की बात चल रही है, तो इतना तो आप समझते ही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रेजेंट टेंस उठाता हूं आपके सामने। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो आइए जरा इसको समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब देखिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित। तो इसमें कौन से सेंटेंस आते हैं? जैसे कि मैं आपके सामने पहले लिखता हूं, इट एक्सप्रेसेस, ये एक्सप्रेस करता है किसको? हैबिचुअल एक्शन, देखिए जरा, इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल का मतलब क्या है? जो आपकी हैबिट में है जो काम। रूटीन एक्शन, जो आप रूटीन में काम करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कि जो सच्चाई है, जिसको जैसे मैंने बोला पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ज्योग्राफिकल फैक्ट, न्यूज़पेपर हेडिंग्स, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स, ये आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ये तो हुई बात थोड़ी सी थ्योरेटिकल। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब जो डिफाइन नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज प्रेजेंट में जो कोई भी काम आप करते हैं, मैं एक शॉर्ट आपके लिए बता दूं, ता है, ती है, ते है, बचपन से जो पढ़ते आए हैं आप, इसके लास्ट में आते हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो आइए अब शुरुआत करता हूं मैं चीजों को अपने तरीके से समझाने की। ये थी आपकी ग्रामेटिकल टर्म्स, इसको आप देख सकते हैं और बाद में भी इसको हम ले आएंगे। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा आपको बैक लेकर जाता हूं और चीजों को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, किसी भी टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी आपके सामने वर्ब, और वर्ब का अपना होता है जी ऑब्जेक्ट। मैंने बोला किसी भी टेंस का, मैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे की बात कर रहा हूं। सबसे पहले वर्ब, वर्ब के बाद अब सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो वर्ब लिखी थी जो कि एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब मैंने उसको लिखा फुल फॉर्म में, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आपको बिल्कुल इस चीज को रट लेना है। क्या रट लेना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका हो सकता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आइए आपको लेकर आता हूं अब हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। किसी भी टेंस में या फिर पूरे टेंस नाम के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्पिंग वर्ब को नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बोलना है टाइम वर्ड। क्या बोलना है आपको? टाइम वर्ड। ये टाइम वर्ड क्या है? तो आइए जरा समझते हैं कि टाइम वर्ड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने लिखा मैं पढ़ा रहा हूं, पहला सेंटेंस। दूसरा मैंने बोला मैं पढ़ा रहा था, एंड थर्ड वन इज मैं पढ़ाऊंगा। हिंदी में इन चीजों को समझिए। अगर इन तीनों एक्टिविटीज को आप देखेंगे तो पहले में मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरे में मैंने बोला मैं पढ़ा रहा था, एंड थर्ड वन इज मैं पढ़ाऊंगा। ये तीनों जो काम है वो एक ही काम है, कोई अलग अलग काम नहीं है। तीनों के तीनों में एक ही डिफरेंस है। आप कहेंगे सर टाइम का डिफरेंस है, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा था, पढ़ाऊंगा। ये जो टाइम का डिफरेंस है, इस टाइम के डिफरेंस की वजह से ये तीनों एक्टिविटी तीन अलग अलग टेंस में जाती है। तीन अलग अलग टेंस में जाने से आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में हमें पता चल जाता है रहा हूं लिखा है, रहा था लिखा था, और पढ़ाऊंगा। लेकिन इंग्लिश में अगर यही काम, अगर एक्टिविटी का टाइम चेंज हो जाता है तो यही काम जो टाइम बताने का काम जो करती है वो हेल्पिंग वर्ब्स करती है। कौन सी वर्ब करती है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों करती है? मैं की इंग्लिश आई है, पढ़ाने की इंग्लिश टीच है, तो आई टीच। ऐसा अगर मुझे डिफरेंट टाइम बताना है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर मैं पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, और मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच इंग्लिश। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश में या टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो हेल्पिंग वर्ब ही है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी हो जाए तो मेन वर्ब और सब्जेक्ट से कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होता है। तो अब आप समझ गए हैं मैंने ये हिंदी में क्यों समझाया। हेल्पिंग वर्ब को टाइम वर्ड बोलते हैं। टाइम वर्ड मतलब ये हिंदी में, और इंग्लिश में उसको हेल्पिंग वर्ब बोलने लगते हैं। जो टाइम को बताते हैं वही टाइम वर्ड होते हैं। और टेंस क्या है? टेंस टाइम ही है। अगर आपको टेंस के बारे में समझना है तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझना होगा। आइए हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। यहाँ पर अभी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हेल्पिंग वर्ब पर ले आया हूँ। देखिए अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस में बहुत थोड़ी सी है। पहले इंट्रो दे देता हूँ तो आपको पता चल जाए कि हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब ड्राइव होगी वो तीन मेन वर्ब से ड्राइव होगी। पहला आपके सामने आया डू, डू फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला हमने क्या बोला? डू फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी जो होगी वो होगी हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड थर्ड वन जो होगी आपकी वो होगी बी फॉर्म ऑफ वर्ब। इन तीनों चीजों को बस हमें पढ़ना है और सारा टेंस खत्म हो जाएगा। डू फॉर्म ऑफ वर्ब से बनती है डू, डू का सिंगुलर करूंगा तो बनेगा डस, और पास्ट टेंस में लेके जाऊंगा तो बनेगा डिड। आपको अगर कल की क्लास याद हो तो मैंने बोला था कि अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब में क्या लग जाएगा? एस या ईएस। इसीलिए डू एक प्लूरल वर्ब है। डू का बना डस और पास्ट फॉर्म क्या बनी? डिड। यहाँ से आपको मैं क्या बता रहा हूँ, सारे टेंस क्लियर होने वाले हैं आपके। हैव से एक तो बनेगा खुद हैव, आपको पता है, जैसे डू से एक डू ही रहेगा तो हैव। हैव से बना हैज। ये हैज कैसे बना है? हैव से जब मैं हैव को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस लगाता हूं तो हैव्स आएगा। फिर क्या किया हमने? सॉर्ट करने के लिए इस भी को यहां से हटा दिया तो ये हो गया हैज बन गया, एस यहां पर आ गया। तो आप हमेशा याद रखेंगे हैज जो है वो हैव की ही सिंगुलर फॉर्म है। ये काफी बार आपको इम्पोर्टेंट है, ये चीज काफी काम आएगी। हैव का प्लूरल हैव ही है, सिंगुलर हैज है। और अगर पास्ट फॉर्म की बात करूं तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। इतनी बात को याद रखेंगे। बी फॉर्म जो होती है वो होती है इज, एम एंड आर। पास्ट में अगर बात करें तो ये हो जाती है वॉज एंड वर। एंड फ्यूचर की अगर बात करूं तो ये हो जाएगी आपके सामने विल एंड
शैल। इतनी चीज को आप नोट करेंगे कि हमारी जो टाइम वर्ड है वो ये 3 मेन वर्ब से बने हुए हैं। डू, डज एंड डू, हैव एंड बी मेन वर्ब है। यहाँ पर इनसे टाइम वर्ड बने हैं। डू से डू, डज एंड डिड, हैव से हैव, हैज एंड हैड, एंड बी फॉर्म जो है वो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल एंड शैल। अब ये कहाँ यूज होगी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये नाम सुनने में अलग नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से आप इस चीज को क्लिक कर जाएंगे। इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो बात हुई है वो टाइम वर्ड के बारे में बात हुई है। टाइम वर्ड वो चीज होती है जो किसी एक्टिविटी का टाइम बताती है, और टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो टाइम वर्ड ही है। टाइम वर्ड की बात करूं तो सिर्फ इतने टाइम वर्ड हैं, 3, 6, और आपके सामने 6 ये रहे 12 और 1 13। इस प्रकार आप अब आगे बढ़िए और यहाँ पर आ जाइए। चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से सीखेंगे तो बड़े ही आसानी से आप इन चीजों को सीख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापस से। ऊपर लिखे हुए स्ट्रक्चर में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। ऊपर लिखे हुए स्ट्रक्चर में वर्ब जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट पर। कल की क्लास में भी बताया है, इसके लिए आप कल की क्लास जरूर देखें। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब क्या सिंगुलर प्लूरल होते हैं, इसके लिए पहले का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। दूसरे वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गई है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट के ऊपर कौन डिपेंड करेगी, आपने कहा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के ऊपर कौन डिपेंड करेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मेन वर्ब मतलब यहाँ पर वर्ब और यहाँ पर मेन वर्ब, दोनों एक ही चीज है। मेन वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर इसी प्रकार चलेगा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पर, तो मेन वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, आप कहेंगे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, हेल्पिंग वर्ब पर। ये चीजें इंटरकनेक्ट होती है। क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगी। अगर इतनी चीज हम सीख जाएंगे तो कोई भी टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही तो है कॉम्बिनेशन, यही हमें सीखना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर कैसे डिपेंड करती है, किस प्रकार ये चीजें हैं, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। अलग अलग टेंस में अलग अलग बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी सी बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस पर आते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये इनडिफाइन है, डिफाइन नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। किन सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। आइए अब जरा स्ट्रक्चर इसका लिखता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, आपने कहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब, और वर्ब में आपका वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है टेंस का। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब कई बार आप पढ़ते हैं कि वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट पर। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। और अब आप इतने समझदार हो गए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाने लगेंगे, और सिंगुलर वर्ब ऐसी ईएस पर ही तो जाकर बनती है सर, मतलब बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए कुछ सेंटेंसेस से देखते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को, अब समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जितने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी छोटी बात, इतने सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसे पूरा सिर्फ बेस बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। चीजें कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाएंगी धीरे धीरे। आप देखिए आप किस लेवल का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। अभी तो आप समझते चलिए, चीजों को बेस बनाते चलिए, फिर आपको इतना मजा आएगा कि डिफिकल्ट चीजें भी बहुत आपको आसान लगने लगेगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार प्लीज लाइक कर दो यहीं पर पीछे जाकर। आइए आगे बढ़ते हैं। ही कम हियर ऑन मंडे। स्ट्रक्चर क्या है सर, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी लिखा होता है वो वर्ब होती है, और वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को दिमाग में लेकर चलेंगे सर। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। आइए शुरुआत करते हैं। ही कम हियर ऑन मंडे। तो आपने कहा सबसे पहले लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगी वो वर्ब होगी। और मैंने क्या कहा, हमें टेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना नहीं होता है, तो मैंने कहा वर्ब के बाद जो भी लिखा होगा वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है,
मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं कि ये क्या लिखा है, क्योंकि टेंस में तो हम सिर्फ वर्ब और वर्ब की फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं सर, डेफिनेशन में यही है, तो मैं क्यों पढ़ूं ऑब्जेक्ट के बारे में, हमें परेशान नहीं होना है। ही कम हेयर ऑन मंडे, ही कैसा सब्जेक्ट है, आप कहेंगे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, आपने कहा वर्ब सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस या ईएस लगा हो, तो आपने कहा ये गलत हुआ, ही कम नहीं होगा, ही कम्स हेयर ऑन मंडे होगा, वह यहाँ मंडे को आती है, ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंस आते हैं इसमें, वह यहाँ मंडे को आती है। अब आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी ये एस कैसे लगा, तो इसके लिए आपको इसके पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सी स्पीक द ट्रूथ, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, स्पीक वर्ब हुई, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है, ध्यान देना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना है हर बार। आपने कहा सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई स्टूडेंट जो नहीं देखना चाहते प्रीवियस वीडियो को, इन शॉर्ट में बता देता हूं, ही, सी, इट या किसी का भी नाम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनको छोड़कर सारे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं सब कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, और वर्ब सिंगुलर से मतलब है वर्ब में एस या एस का जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं। दे पे द बिल, दे कैसा सब्जेक्ट है, आप कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। क्या ये प्लूरल वर्ब है, आपने कहा हाँ। वर्ब जो है बिना एस के प्लूरल होती है, बिल्कुल सही हुआ। इसका मतलब क्या है, दे पे द बिल, वे बिल पे करते हैं, बिल्कुल क्लियर लगे इस चीज में। माई फ्रेंड टेल अ लाई, माई फ्रेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, टेल वर्ब है, अ लाई क्या हुआ, आपने कहा ऑब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट, माय फ्रेंड, एक फ्रेंड की बात चल रही है, सिंगुलर है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर वर्ब, टेल में क्या लग जाएगा, एस, टेल्स अ लाई हो जाएगा। मेरा फ्रेंड झूठ बोलता है। बी गो टू द सिनेमा वंस अ वीक, बी सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट, गो क्या हुई, वर्ब, बचा हुआ सारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट की स्टडी मुझे करना नहीं है। कैसा सब्जेक्ट, आपने कहा प्लूरल वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, क्या ये प्लूरल वर्ब है, आपने कहा हाँ, एस या एस नहीं लगा, मतलब ये प्लूरल वर्ब है। सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। इसका मतलब क्या है, हम सिनेमा वीक में एक बार जाते हैं। सी एडमायर माई एफर्ट्स, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, तो एडमायर क्या हुई, आपने कहा वर्ब, तो बचा हुआ सारा का सारा मेरे लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सी कैसा सब्जेक्ट है, आपने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, मतलब सी। और क्या ये वर्ब सिंगुलर है, आपने कहा जब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तब वर्ब सिंगुलर होती है। तो एडमायर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एडमायर्स माय एफर्ट्स। अब देखिए, किसी को अगर एडमायर का मतलब नहीं पता, तो क्या आप डिक्शनरी खोलेंगे या फिर एग्जाम में क्या करेंगे। तो यही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमें हिंदी मीनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप चीजों को मेरे साथ सिस्टमेटिक सीखते हैं, हिंदी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको तो पता था सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसका मतलब एडमायर में एस लगेगा। सी एडमायर्स माई एफर्ट्स, इसका मतलब क्या है, वो मेरे एफर्ट्स को पसंद करती है, एडमायर करती है, तारीफ करती है उसकी। इतनी बात को समझ गए, बहुत आसान तरीके से, आसान था। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि जब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस नॉट आ जाएगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन बातों को। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में मना किया गया है। मना करने से मतलब है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस है, जबकि मैं नहीं पढ़ाता हूँ एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार होते हैं और कैसे हमें बिहेव कराना है उसको देखते हैं। दूसरी बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे टेंसेस का एक प्रकार से ये भी पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस के टाइप, किस प्रकार वर्ब को बिहेव कराना है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की मेन जो थिंग है,
जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें वो तो हमने अभी तक डिस्कस की ही नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो काफी थोड़ी सी लेट भी आएगी। ये तो मैं अभी आपको एकदम क्लियरिटी कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो इस ऊपर हेडिंग भले ही डली है, आप इसको सारे टेंसेस का मान के चले। क्यों? क्योंकि अब देखिए मैंने एक नई थिंग इंट्रोड्यूस कर दी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सभी जगह एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो सभी जगह सारे टेंसेस में यूज होगी। तो आइए जरा देख लेते हैं और समझते हैं। देखिए पहली बात तो आप समझिए, नॉट जो है वो इंग्लिश ग्रामर में एक एडवर्ब है। नॉट क्या है? एक एडवर्ब है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखेंगे, चाहे टेंस कोई सा भी हो, जब भी सेंटेंस में नॉट आ जाएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट कभी भी नहीं लगेगा। क्या बोला आपने? कि एवरी नेगेटिव सेंटेंस, हर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा, और जैसे ही नॉट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब को जरूर लेगा। दैट मीन्स एवरी नेगेटिव सेंटेंस कंटेन्स एन हेल्पिंग वर्ब। सारे ही नेगेटिव सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब का होना कंपलसरी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। आपने कहा नॉट एक एडवर्ब है। एडवर्ब जो है वो नेगेटिव एडवर्ब है, और ये बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी भी टेंस में आती नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस हुई डू और डज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू और डज। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था डू, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हैव, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था बी फॉर्म। तो देखिए इस बात को समझिए, डू मतलब कि प्रेजेंट, यहाँ पर भी हैव मतलब प्रेजेंट, और ये बी फॉर्म भी प्रेजेंट, मतलब सारी चीजें प्रेजेंट से शुरू होती है, और इस डू से बन जाता है डू, डज और डिड, जो कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कमी को पूरा करता है। मतलब यहीं से चीजें शुरू होती है और आगे इन्हीं से सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा उसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू या डज। अब इंपॉर्टेंट चीज, आपने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। और मेन वर्ब हमेशा किस पर डिपेंड करती है? आपने कहा था हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करती है। चीजों को समझ पा रहे हैं आप? बड़े ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा अभी। तो आपने कहा डू डज अगर सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, तो किस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा? तो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब डू की बात करूं तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। कैसी है? प्लूरल। कैसे पता चला? मुझे पता है इसमें ईएस नहीं लगा, और ईएस नहीं लगा मतलब ये प्लूरल है। अगर मैं डज की बात करूं तो आपने कहा डज कोई अलग से थोड़ी है, डू में ही तो एस लगाकर डज बनाया है, जिसको कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। कैसी हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर। तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ अब एग्जाम्पल से देखते हैं। मिटा रहा हूं इसको। आपने कहा कि डू एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, जबकि डज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने अगर आपके सामने लिखता हूं ही डू नॉट टेल अ लाई, तो आप कहेंगे सर ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि ही एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो मैं लिख देता हूं ये हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है। तो आपने कहा ये है हेल्पिंग वर्ब, मुझे पता है डू डज हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या हुई? आपने कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब ही आएगी, नॉट तो नेगेटिव के लिए लगा है। तो देख पा रहे हैं, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन वर्ब सिंगुलर या प्लूरल भी तो होती है। कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा सिंगुलर। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? आप कहेंगे सिंगुलर। क्या ये डू सिंगुलर है? आपने कहा नहीं, ये हो जाएगा डज। तो सारी चीजें वही तो है, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कि ही के साथ डज लगेगा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो आपने कहा ही डज नॉट टेल अ लाई, He does not tell a lie। इतनी सी बात को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि does not। अब एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर पर। देखिए अब वर्ब की अगर फॉर्म की बात करें, यहां से आपको सारे टेंसेस को लेकर क्लियरिटी हो जाएगी कि कहाँ कौन सी फॉर्म यूज करनी है। तो देखिए आपकी जो वर्ब की जो फॉर्म की अगर बात करूं मैं, तो 3 फॉर्म होती है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए बड़े ही आसानी से मैं आपको समझा देता हूं कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में है उनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। क्या कहा मैंने? जितनी भी हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें एक्सेप्शन सुनिए आप। हैज, हैव एंड हैड,
ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको ड्राइव करवाया था हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव से 3 फॉर्म लिखवाई थी, एक हैव, दूसरी हैज एंड थर्ड वन इज हैड। ये वही मैंने आपके सामने लिखा, थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कभी भी गलती ना करें। हैज, हैव एंड हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स बच जाती है उन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सबके साथ, सारी की सारी। कौन कौन सी है वो? डू, डज, इसके अलावा फिर बच जाती है आपकी डिड। ये तीनों डू, डज, डिड, इन सबके साथ कौन सी फॉर्म आएंगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन तीनों को हमने एक साथ भी लिखा था, हैज, हैव, हैड को भी हमने एक साथ लिखा था, लेकिन इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। आपको अगर याद नहीं रहता तो एच से जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारी बच जाती है इज, एम, आर, या फिर मैं लिख दूं आपके सामने वॉज और वर, या फिर मैं आपके सामने लिख दूं क्या? विल और शैल। इन सभी के साथ कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे आप? आपने कहा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। इतनी क्लियरिटी हो गई है। क्यों करते हैं इसको भी मैं बता दूंगा आपके सामने, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, तो इनके बाद वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, इन सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपने कहा सर एक और वर्ब बच जाती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती है। ये एग्जाम में पूछी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिड के साथ कई बार सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं एग्जाम में, जो कि गलत है। आपने कहा हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगती है। तो ये कैसे लगती है सर? ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लगती है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का है, हम डिस्कस कर लेंगे। आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है, सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। अगर एग्जाम में लगी हुई है तो वहीं पर सेंटेंस को गलत मार्क कर देना है, एरर मार्क कर देना है। इतनी सी बात को समझ पाए, इसको नोट करेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे वहीं पर। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अगर याद नहीं करना तो सिंपल तरीका है, हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, बाकी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म, और डिड सेकंड फॉर्म तो आती नहीं है कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं अब कैसे हमें उनको बनाना है। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। आगे बढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आप आंसर्स को टिक करेंगे। उसके बाद मैं सॉल्व करवा रहा हूं, उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? आपने कहा सर सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? हमने कहा हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगी, और टेंस में ऑब्जेक्ट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर अब क्या मतलब है कि जैसा सब्जेक्ट वैसे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पर कैसे डिपेंड करेगी? तो थोड़ी देर पहले बताया, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुए तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब कि सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो उसके लिए किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार डिपेंड करती है। ये था डिपेंड करने का मतलब। आइए आगे बढ़ते हैं। सी डू नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स, उसको फिजिक्स समझ में नहीं आता है। सी सेंटेंस का क्या हुआ? आपने कहा सर ये सब्जेक्ट होगा, डू नॉट। अगर नॉट लगा है इसका मतलब नॉट के पहले जो शब्द है वो हेल्पिंग वर्ब है। आपने कहा कैसे पता? क्योंकि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी आता नहीं है। इस तरीके से चीजों को समझना पड़ता है बड़ी आसानी से, तब बिना मीनिंग निकाले, बिना हिंदी के चीजों को समझ सकते हैं। नॉट के पहले जो भी शब्द है वो हेल्पिंग वर्ब ही होगा, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी आता नहीं है। ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो आपने कहा नॉट के बाद जो लिखा है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या होगी? फिर मेन वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है टेंस में। अब अगली बात क्या है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, और ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगी। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
क्या इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज आना चाहिए? आपने कहा नहीं, क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस या ईएस लगा हो, मतलब कि सी डज नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स बिल्कुल सही है। अच्छा, मेन वर्ब को देख लेता हूँ, क्या ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है? हाँ, आपने कहा बिल्कुल है, इसके साथ आ सकता है। दे डू नॉट केयर फॉर स्ट्रेंजर्स, वे स्ट्रेंजर्स मतलब कि जिनको आप जानते नहीं है वो आपके लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं। दे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। आपने कहा डू नॉट, नॉट एक नेगेटिव के लिए यूज हुआ, तो ये हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब। आपने कहा ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये हुई मेन वर्ब, और वो हुआ आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट। देख लेता हूं, दे एक कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आने वाली वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दे क्या डू लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है। आप अगर रटना चाहें तो ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, बाकी सबके साथ डू लगता है। तो दे डू नॉट केयर फॉर स्ट्रेंजर्स सही हुआ। राम एंड श्याम डज नॉट लाइक ईच अदर। राम एंड श्याम, आप देखिए एंड से दो जुड़े हैं, राम एंड श्याम। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। इसका मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा या डू? आपने कहा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और वर्ब प्लूरल कब होती है? जब उसमें एस या एस ना लगा हो। राम एंड श्याम डू नॉट लाइक ईच अदर। आगे लिखता हूं, आगे जो सेंटेंस है वो एग्जाम में पूछी जाने वाली बात है, यहां तक आपको समझना था। अब देखिए एग्जाम में कैसे आप गलती कर सकते हैं। सीता डू नॉट स्पेंड्स मच टाइम ऑन पीसी। आपने कहा सर सीता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डू नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। हाँ या ना? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इतना करने के बाद मुझे लगा सेंटेंस सही हो गया, लेकिन अभी भी एक गलती है। आप देख पा रहे हैं कि सीता और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेंड्स, और मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, एस या एस लगेगा, तो कई लोग स्पेंड्स लिख सकते हैं। इसमें एस लगेगा या नहीं? क्योंकि ये मेरी हेल्पिंग वर्ब थी और ये मेरी मेन वर्ब है। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब में एस या एस लगाते थे सब्जेक्ट को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर लगेगा या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट का एस या एस पहली वर्ब, और पहले कौन सी आ गई है? हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी उसमें लग चुका है। मतलब कि डू में जो ईएस लगा है वो सीता को देखते हुए तो लगा है, यस और नो। तो आपको जो मेन वर्ब का एस हटाना पड़ेगा। मेन वर्ब में दोबारा एस लगा देंगे तो सुपर प्लस की कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब एक ही मीनिंग के दो शब्दों को, दो चीजों को दो बार सेंटेंस में साथ यूज करना। जब एस और या ईएस ऑलरेडी लग चुका है तो स्पेंड में एस लगाने की जरूरत नहीं है। मोर क्लियरली, सी डज नॉट, हमने देखो अंडरस्टैंड में एस नहीं लगाया। क्यों? अगर डज नॉट नहीं होता तो सी अंडरस्टैंड्स हो जाता, क्योंकि मेन वर्ब में एस लगता। यही तो बोला है यहाँ पर कि जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगी। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं तो सीधा मेन वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड करने लग जाती। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब का सब्जेक्ट पर डिपेंड करने का कोई भी मोटिव नहीं है, तो स्पेंड बिल्कुल सही है। यू डू नॉट ईट मच, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट आएगा, बिल्कुल सही हुआ। He does not speaks French, तो आपने कहा डज में एस लगाए, ही को देखते हुए ये सही है, लेकिन स्पीक से एस हटाना पड़ेगा, यहाँ इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इतनी सी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये तो थी बड़ी आसान सी बात। अगर मैं इसी के इंट्रोगेशन की बात करता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ, तो इंट्रोगेटिव और बता देता हूँ मैं आपको। इसके बाद प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एग्जाम को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव का मतलब हिंदी में होता है प्रश्नवाचक। जब आप किसी चीज को प्रश्नवाचक मतलब कुछ सामने वाले से प्रश्न पूछेंगे तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलने लगते हैं इंग्लिश ग्रामर में। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इट जस्ट नथिंग, जस्ट द चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो वही चीज इंट्रोगेटिव हो जाएगी, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी शब्दों की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम बचपन से जानते हैं। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब लग गई है डू डज, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जब आ जाती है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पर। और मेन वर्ब किस पर डिपेंड करती है? आपने कहा हेल्पिंग वर्ब पर, चाहे पोजीशन कहीं पर भी हो। जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या लिखा हुआ है? डू यू प्ले क्रिकेट। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, हाँ या ना? आपने कहा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव रहा होगा। डू यू, क्या यू के साथ डू लग जाता है? बिल्कुल
चाहे पोजीशन कहीं पर भी हो, सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट अगर ये है तो हेल्पिंग वर्ब इस पर डिपेंड करेगी। मतलब यू के साथ डू लगा है, ये डू किसकी वजह से लगा है, यू की वजह से। इस प्रकार आगे आकर देखना है आपको। डू यू प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ या ना, एस तो नहीं लगा, बिल्कुल नहीं, क्रिकेट सही है। डज सी मैक्स नॉइस, इस प्रकार की एरर एग्जाम में बन जाती है छोटी सी। देखिए डज, सी के साथ डज लग सकता है, बिल्कुल हाँ लग सकता है, लेकिन क्या मैक में एस लगेगा, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डज में लग चुका है। यहाँ पर डज डिपेंड कर रहा है सी पर, और मैक मेन वर्ब है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो एस डज में लग चुका है ऑलरेडी। डज सी मैक नॉइस, क्या वह शोर मचाती है। डू ही कम क्लास रेगुलरली, आपने कहा ही है, क्या इसके साथ डू लग सकता है, यही है, क्या इसके साथ डू लग सकता है इंट्रोगेटिव, आपने कहा नहीं, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डू नहीं, डज लगेगा। डज ही कम क्लास रेगुलरली, कम में एस लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एस यहाँ पर लग चुका है। डू दे लाइक रनिंग, डे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या इसके साथ डू लगेगा, बिल्कुल। दे, क्या ये कौन सी फॉर्म है, आपने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। तो ये थी हमारी छोटी सी बात जो कि बहुत आसान थी आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टाइम टेंस को लेकर, और इसमें इसके अलावा भी आपने कई सारी चीजों को जाना है कि किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, कौन सी चीज किस चीज पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करने वाली बात पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और चीजों को इसको नोट करेंगे। अब हम कल की क्लास में प्रेजेंट के इंडेफिनिट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार की इसमें बात होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक प्रकार की बेसिक क्लास थी, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ और सीखने को लेकर चीजों को, छोटी छोटी चीजों को किस प्रकार सीखना है उस नजरिए के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।